कि बच्चों के चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि शायद वो जो जिस पर्पस के लिए उनको कुदरत ने घड़ा है, बनाया है, वो उस पर्पस को नहीं ढूंढ पाए, कुछ और करना उनको पड़ रहा है। तो आज हम सब मिलके इस विषय पे थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम किसके भविष्य की बात करें। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं उस मनुष्य के भविष्य की जो इस नेचर के विकास क्रम में आया था। शुभ हो आप सभी का। आप सभी अतिथियों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है, जिसका विषय है भविष्य की तैयारी। आपके बिना यह विषय अधूरा है, क्योंकि आप शिक्षक और समाज सेवी के रूप में समाज के सुंदर भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। शुरू में हम जानेंगे इस सत्र के नियम, जैसे कि हम स्वयं आए हैं यहाँ और हम स्वयं के लिए आए हैं। सत्र को ध्यान से विचार पूर्वक सुनना है सभी ने। एक कॉपी पेन पेंसिल साथ में रख लें। नोट्स भी बनाने हैं आपने। अपने विचारों में आ रहे प्रश्नों को नोट करना है और पूछना है। जो भी आपके मन में आ रहा है उसको आप पूछें। सत्र में मिले नए विचारों पर चिंतन करना है, कि जो भी आपको नया कोई भी विचार मिल रहा है उस पे बैठ के बाद में चिंतन करें। और कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर पूछें। जो बात स्पष्ट हो उसे व्यवहार में लाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक परिचय से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे संस्थान का नाम उच्च जीवन परीक्षण संस्थान बेटर लाइफ है। इसका मुख्यालय रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। इस संस्था की स्थापना सन 2002 में प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी और उनके साथी जनों के सहयोग से की गई थी। यह संस्थान स्पिरिचुअल मास्टर महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री जी के जीवन व्रत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पित है, जो उनके द्वारा सन 1882 में बनाया गया था। उनके जीवन व्रत का उद्देश्य क्या है ये जानेंगे हम। प- प्रत्येक उम्र व वर्ग के जनों में जीवन मूल्यों को जगाना और उनके उच्चतम संपूर्ण विकास के लिए जीवन नियमों को समझाकर उच्च विकास के मार्ग पर लाना, जिससे वह अपने जीवन और चारों जगतों को खुशहाल बना सके। जो उनका जीवन का उद्देश्य था कि सभी के अंदर अच्छे मूल्य जगाए जाएं, जीवन के नियम जो हम जाने, जिससे हम एक उच्च मार्ग पर चलें, जिससे चारों जगत उनमें खुशहाली आ सके। हाँ, इसमें ही मेरा परिचय है। मैं रेणु वाधवा। इस संस्थान में मैं अपनी योग्यता अनुसार अपनी सेवाएं सेवा के भाव से देती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि उच्च जीवन के महत्व को जानकर जैसे मेरा जीवन उच्च और बेहतर बन रहा है, इसी प्रकार औरों के जीवन को बेहतर बनाने के संस्थान की इस कोशिश में मैं पूरा सहयोग कर सकूं, जिसमें आप सभी का जीवन और ज्यादा उच्च बन जाए। अभी आप सब अपना परिचय और फीडबैक सत्र के बाद में ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म जो ग्रुप में आएगा उसमें दे सकते हैं। और जो जन किसी कारण से लाइव नहीं आ पाए, वे ये यूट्यूब के माध्यम से सुनने के बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ आगे बढ़ते हैं श्रीमान राजेश रमानी जी के साथ में। शुभ हो आप सभी का। सबका शुभ हो। आज हम सबके लिए एक विशेष मौका है। आज का जो ये सत्र रखा गया है, ये जो मीटिंग रखी गई है, जिसका जो टॉपिक है वो है भविष्य की तैयारी।
आज हम कुछ जन आपस में मिलकर इस भविष्य की तैयारी में कुछ चर्चा रखेंगे, कुछ बातें रखेंगे, और उसमें हम सब विचार भी करेंगे। हम सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं भविष्य को लेकर। तो उसमें हमें चिंतन भी करना है कि हम किस भविष्य की बात कर रहे हैं और किसके भविष्य की बात कर रहे हैं। अधिकतर कभी भविष्य की जब बात होती है तो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता है। ज्यादा ज्यादा हो जाता है तो अपने परिवार के भविष्य के बारे में बात सोच सकता है। और कोई बहुत समाज सेवी हो, जैसे हमने आमंत्रित भी किया था कि समाज सेवी जन इसमें उपस्थित हों, तो समाज सेवी जन जो होता है ना, वो किसके भविष्य की चिंता करता है? अपने समाज के भविष्य की चिंता करता है। ऐसे कोई देश से बड़ा प्रेमी होते हैं तो वो देश के भविष्य की चिंता करते हैं। और पूरे कई ऐसे जन भी होते हैं जो पूरे विश्व के भविष्य की चिंता करते हैं। और कुछ जन तो इतने भी विशेष होते हैं जो पूरे नेचर के भविष्य की चिंता करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा नेचर किस दिशा में जा रहा है। तो भविष्य की तैयारी सिर्फ एक शब्द तो है, लेकिन हर जन, जितने जन भी इस विषय को चुनते हैं, उसका सोचने का गहराई अलग अलग हो सकती है, उनका नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो आज हम सब मिलके इस विषय पे थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम किसके भविष्य की बात करें। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं उस मनुष्य के भविष्य की जो इस नेचर के विकास क्रम में आया था, और उस विकास क्रम में विकास भी कर रहा है। नेचर के विकास क्रम में आया और आज भी वो विकास कर रहा है। लेकिन उस विकास में करते करते आज पूरा विश्व जिस अवस्था में है, उसमें जो जलवायु का परिवर्तन हमें दिख रहा है, जलवायु के माध्यम से जो जो हमें ऐसी चीजें मिल रही हैं जो सालों से नहीं हुई। कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं आग लगी जा रही है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हम सब महसूस कर ही रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आज जो देश हैं वो किस अवस्था में है। हर देश चाहता है कि मैं इस पे कब्जा कर लूं। देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। प्रयास चल रहे हैं कि देशों के बीच शांति हो। युद्ध दो दो महीने, छह छह महीने, सालों तक युद्ध ही होता जा रहा है, एक दूसरे को खत्म करने में लगा हुआ है। ये विकास क्रम का दौर बता रहा हूँ कि विकास करते करते हम किस अवस्था में आज खड़े हुए हैं। और एक देश को संभालने वाले कई राजनेता होते हैं। हमारे देश में भी कई राजनेता है। लेकिन उन सब का जबकि उद्देश्य देश ही है, फिर भी उनके मनों में अनमेल की अवस्था है। एक दूसरे को तोड़ने, एक दूसरे को काटने के लिए पूरी राजनीति हो गई है। हमारा परिवार तो एक है ना, हमारा परिवार एक परिवार है। हम 5 लोग, 10 लोग, कजन्स भाइयों वगैरह को मिला लें तो 20 से 25 30 लोग हमारा परिवार है। लेकिन उसमें भी मनमुटाव चल रहा है। भाई भाई को नहीं पसंद कर रहा। सास बहू का युद्ध चल रहा है। हम वाकई विकास कर रहे हैं, लेकिन ये बात वाकई सोचने की है कि क्या ये विकास विकास है कि विनाश है? ये सब हम सबके चिंतन का विषय है। हम भविष्य की तैयारी के लिए बैठे हैं। भविष्य का स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम मानसिक रूप से योग्य होते जा रहे हैं। हमारे पास आधुनिकता का भरपूर साधन है। गैजेट्स हैं, आज जूम के माध्यम से हम कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। इतनी सारी सब सुविधाएं हैं, हम विकास कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य के जो आसपास सब कुछ है, हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है, वहाँ क्या हो रहा है? हमारे आसपास जो जलवायु है, जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब क्या है? तो हमें सबको चिंतन करना है कि ये विकास है या विनाश है। अब विचार करें कि ये अवस्था कैसे निर्मित हुई होगी। ये अवस्था एक दिन में तो आ नहीं गई। ये अवस्था तो धीरे धीरे बदली है। यानी अगर हम आज से कुछ समय पहले को पलट के देखें तो उस समय ये अवस्था नहीं थी। अगर हम अपने पिताजी के बचपन को देखें या हमारे दादाजी की कुछ जीवनी से चीजें हम सुने तो उस समय ऐसा नहीं था। परिवार बंध के चलते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, समाज में भी बहुत मैत्री भाव था। कोई भी त्योहार, तीज त्योहार आता था, हम सब में बहुत एकता भाव दिखता था। ये लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ? हम विकास क्रम में चल तो रहे हैं, विकास की राह में चल तो रहे हैं, लेकिन आज इस स्थिति में हम कैसे आ गए? तो क्या लगता है आपको, इसका कारण क्या होगा? हम मैसेज में लिख सकते हैं। आपको जो भी महसूस हो रहा है कि हमें इसका क्या कारण समझ में आ रहा है कि आज जो अवस्था पे हम खड़े हुए हैं उसका कारण क्या है? क्या हम जैसे जानते ही हैं कि हमारे आसपास 4 जगत हैं। एक भौतिक जगत है जो बेजान जगत कहलाता है, एक वनस्पति जगत है, और एक पशु जगत है, और एक मनुष्य जगत है। ये 4 जगत हैं।
ये चारों जगत क्रम से ही आए हैं, हम सबको मालूम है, हम सब स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या समाज से भी हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब विकास क्रम में आए हैं, और विकास क्रम में पहले भौतिक जगत आया, फिर वनस्पति जगत आया, फिर पशु जगत आया, फिर मनुष्य जगत आया। ये चारों जगत हैं। लेकिन आज जो ये अवस्था हमें दिख रही है, जो मनुष्य को विशेष कर से परेशान कर रही है, भयभीत कर रही है, भय में डाल रही है, ये अवस्था का कारण कौन सा जगत होगा? क्या पशु ने ऐसा कुछ किया, या भौतिक ने कुछ ऐसा कुछ किया, या वनस्पति ने कुछ ऐसा किया? नहीं। अगर हम गहराई से जाएं तो कहीं ना कहीं इसका कारण एक मनुष्य ही है। एक मनुष्य ही है जो अपने विकास की सही बात, सही परिभाषा को भूल गया, और उसने विकास क्रम में ऐसी छलांग लगानी चाहिए जिसमें अपने ही घर को उसने हिलाना शुरू कर दिया। तो यानी अगर सभी चिंतन करें, मेरे से चिंतन जो हो पाया तो उसमें ये निकल के आया कि इसका कारण मनुष्य ही है। और ये मनुष्य बदला है, यानी आज से 50 साल का पहले का मनुष्य ऐसा नहीं था, उससे 50 साल का पहले का मनुष्य ऐसा नहीं था जो इतनी हानि कर सके। तो ऐसा क्या हो गया आज की तारीख में, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण वो इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है? आज कई सरकारें, पूरा विश्व इस विषय में चिंतित है कि पर्यावरण को कैसे बदला जाए, कैसे सुधारा जाए। तो ये क्या मनुष्य में क्या चीज बदल रही है जिसके कारण ये हमारा जो विकास है विनाश की तरफ जा रहा है? इस पे, इस प्रश्न पे भी हम सबको चिंतन करना चाहिए। और आप सब चिंतन करके अपना मैसेज में लिख सकते हैं कि हमारा क्या चीज निकल के आ रही है। हमने भी इस विषय में चिंतन किया, हमारी टीम ने बैठ के चिंतन किया कि ऐसा क्या है जिसके कारण ये दिशा बदल रही है और हम विकास की जगह विनाश की दिशा में जा रहे हैं। तो निकल के ये आया कि उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण ये बदल रहा है। हमारा देखने का नजरिया बदलता जा रहा है। हम कुछ और सोचते थे, मनुष्य कुछ और सोचता था, धीरे धीरे जैसे विकास क्रम में हम आगे बढ़ते गए, कहीं ना कहीं हमारा दृष्टिकोण बदल गया। वो क्या है दृष्टिकोण, हम आगे जानेंगे। अब जब दृष्टिकोण बदलने से हमारी गतिविधि इतनी बदल जाती है कि कोई आतंकवादी भी बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई सेवा में लग जाता है, कोई विनाश में लग जाता है, कोई पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर लेता है, और कुछ पैसे बांटने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये सब दृष्टिकोण के आधार पे हो रहा है। तो ये जो मनुष्य के जीवन को जीने का नजरिया, दृष्टिकोण बदल रहा है, ये नजरिया दृष्टिकोण बनता कैसे है? इस पे भी हम सबको चिंतन करना चाहिए। ये नजरिया बनता कैसे, अगर बनता कैसे है इस पे हमने गौर कर लिया, तो क्या जो बिगड़ी अवस्था है उसको बदला जा सकता है? हाँ, स्वाभाविक है। आज कोई भी लैपटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, अगर वो कैसे खराब हुआ, उसके पीछे क्या रीजन आ रहा है, हम समस्या कहीं ढूंढ रहे हैं, समस्या का जड़ कहीं पर है। तो अगर उस बात को हम अगर समझ लें तो हम जड़ पे काम कर पाएंगे। तो उस पे हम सब मनन करें कि ये दृष्टिकोण कैसे बनता है। और हम सब टीम ने मिलकर जब इस पे चिंतन किया, इस पे विचार किया, तो ये बात निकल के आई कि हमारा दृष्टिकोण हमारा वातावरण बदलता है। हमारे आसपास जैसा वातावरण बनता जाता है हम वैसे बनते जाते हैं। जैसा वातावरण हमें अगर बेस्ट वातावरण मिलेगा तो हम बेस्ट बनते जाएंगे, हमारे ने अगर बेस्ट वातावरण होगा तो हमारी दिशा वही हो जाएगी। हम वातावरण के आधार पर अपनी डिजाइन को बदल लेते हैं। आप सब भी मनन करिए, हमारी तरफ से एक जवाब है वातावरण। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव के रूप में है। क्या आप उसमें पूरी तरह सहमत हैं? ये सब आपको स्वयं विचार करना है। जब हम स्वयं किसी विषय पर विचार करते हैं तो उस पर जब हम सहमत हो पाते हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं कि हाँ, वातावरण ही एक मनुष्य को बदलता है। कई कहानियां हमने सुनी होंगी कि एक शेर हिरन के बीच में पला तो वो शेर का स्वभाव बदल गया। ये सब हमने सुना होगा। कई आजकल तो यूट्यूब वीडियोस में ही आते हैं कि एक डॉग के साथ शेर घूम रहा है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि ये जब शेर पैदा हुआ था तब से वो डॉग के साथ पल रहा था, इसलिए उसका स्वभाव उसके साथ रहने का हो गया, फ्रेंडली हो गया। तो इस वातावरण के कारण उसका स्वभाव बदल गया। तो ये चीजें हमने कई देखी हैं, पढ़ी हैं, हम सब जानते ही हैं, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं। हम टीचिंग की प्रोफेशन में है तो इन चीजों पे हम खोज करते ही रहते हैं कि वातावरण रहता है। तो अच्छा वातावरण और दोनों वातावरण ये हमारे हाथ में नहीं है। आज जैसे समाज की परिस्थिति है, बच्चा जब हमारे घर में चल रहा है तो घर का वातावरण उसको मिल रहा है, और जो घर बच्चा घर से बाहर निकला है उसको बाहर का वातावरण उसको मिल रहा है।
तो ये वातावरण मिल तो रहा है, लेकिन अगर कोई गलत वातावरण है उसमें सुरक्षा कौन देता है? ये एक प्रश्न निकल के आता है कि इस वातावरण से सुरक्षा कौन दे सकता है। तो ये सबके चिंतन का विषय है कि इस वातावरण अगर गलत है और एक बच्चा मेरे घर से निकला है, तो ये उस वातावरण को क्रॉस तो करेगा, उसके बीच में जिएगा तो उस 6-7 घंटे 8 घंटे उस वातावरण में जिएगा तो, लेकिन उस वातावरण पे उसका प्रभाव ना पड़े, इसकी सुरक्षा कौन देगा? तो इस पे जब चिंतन हुआ और इस पे बात निकल के आई, तो एक बात समझ में आई कि हम जैसे कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं ना, तो लैपटॉप अपने आप में भले लाख का हो, 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो, लेकिन बेसिकली वो मशीन है, वो काम नहीं करती। काम क्या करता है? उसमें जैसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसका रोल वही होता है। वो भले कितनी भी कीमत का होगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है तो उसकी कोई कीमत नहीं। उसी प्रकार मैंने जब हमारी टीम ने मनन किया तो लगा कि हम शरीर तो हैं, लेकिन कुछ तो है, ये शरीर तो सिर्फ मशीन की तरह ही है। कुछ तो है जो इसको चला रहा है, और जो इसको चला रहा है, अगर उसको हमने पकड़ लिया तो उसे कैसे चलना है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को हमने पकड़ लिया, तो उसमें सॉफ्टवेयर बेस्ट से बेस्ट हम चेंज कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर हम फिर बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर के लिए माता पिता और टीचर्स बने ही हुए हैं स्वाभाविक रूप से कि ये इसकी डिजाइन करेंगे। इस मशीन की डिजाइन, यानी शरीर जो है बालक रूप में आया है स्कूल में माता पिता के पास, तो ये टीचर्स और जो माता पिता हैं इसके इस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करेंगे। अब सॉफ्टवेयर है क्योंकि समाज से निकल रहा है, इसमें वायरस भी आएगा। जैसे लैपटॉप में वायरस आता है, ऑनलाइन जुड़ा हुआ है तो वायरस इंटर करता ही है। उसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों ने क्या बना दिया? एंटीवायरस बना दिया। एंटीवायरस बना दिया तो हमारा जितना भी बड़ा लैपटॉप हो उसमें वायरस नहीं जाएगा, हमारा सुरक्षित, तो हमारे हिसाब से वो चल सकेगा। अब मनुष्य भी ऐसा ही है कि वातावरण में चलेगा, उसमें भी वायरस आने की पूरी पूरी संभावना है। और जो हो रहा है उसका रिजल्ट आज दिख रहा है हमें कि वायरस वो आ गया है। अब उस वायरस का एंटीवायरस कौन देगा? इस वायरस का एंटीवायरस भी माता पिता और शिक्षक ही देंगे। ऐसा हमारे चिंतन से निकल के आया, आप सब भी उस पर विचार करें। और जब ये विचार अगर हमें प्रूफ करता है कि एक माता पिता ही और शिक्षक ही इस एंटीवायरस का भी बंदोबस्त करेंगे, तब जाके ये एक जो उसके सोच में बदलाव आ रहा है, उसके दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, तो उसको एक सही दिशा दी जा सकती है। इस पे बहुत ही गहरे से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि माता पिता और अध्यापक उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समझ की योग्यता पर काम करते हैं। और ये योग्यता वो तभी दे पाते हैं जब वो उनके स्वयं में आती है। और जब स्वयं में आती है तो वो बहुत ही आसानी से जीत दी जा सकती है। तो इस पे हमें जरूर विचार करना है, क्योंकि आज हम समाज में समाज सेवक के रूप में, शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, इन तीनों ही किरदार में हम उसमें चल रहे हैं। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं उसका, जिसका विषय है मनुष्य की शिक्षा के चरण। आज एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी शिक्षा के आज समाज में किस चरण से वो अपनी एजुकेशन को पाता है। तो इस स्लाइड को मैं शेयर करता हूं आपसे। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। अब हमारे सामने जो स्क्रीन है उसमें लिखा हुआ है मनुष्य की शिक्षा के चरण। हम सब इसी लाइन से, हम इस सब पूरे दौर से निकले भी हुए हैं। तो हमारे जो सिस्टम में आता है कि 5 चरण बताए गए हैं। एक होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 3 से 6 साल की आयु का प्री स्कूल या किंडरगार्टन के में बच्चा अपने सॉफ्टवेयर को बनाता है। एक्चुअली हम उस भाषा में बात करें जिसमें हम चल रहे थे, ये बच्चे का सॉफ्टवेयर बनना है तो उसके लिए शिक्षा और ये पूरे ग्रोथ का सिस्टम जो बनाया हुआ है समाज में। फिर उसके बाद जब वो उससे बड़ा होता है तो उसमें प्राथमिक शिक्षा पे आ जाता है। 6 वर्ष की आयु से लगभग शुरू होती है ये बात, और 5 वर्षों तक चलता है ये केस। तो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक वो आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आ जाती है, 6 क्लास से 8th क्लास तक, 12 से 16 साल की आयु। फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आ जाती है, जिसमें वो 9th से 12th तक, लगभग वो 16 से 18 साल की उम्र में, 14 से 18 साल की उम्र में उसको क्रॉस करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है वो उच्च शिक्षा की ओर, जिसमें वो इंजीनियर, चिकित्सा, जो भी उसके स्किल्स है या जिसमें भी वो गोल बनाता है, उस आधार पर चलता है। कुल मिला के लगभग ये बच्चा 20 साल इस शिक्षा के माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब हमें स्वयं से प्रश्न पूछना है। स्वयं से प्रश्न जो पूछना है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या आज की शिक्षा पूर्ण है? क्या वो
जिस विकास क्रम में हम चल रहे हैं, जिसमें हम आज की परिस्थिति देख रहे हैं कि विकास की जगह कहीं विनाश तो नहीं हो रहा, तो वो शिक्षा का ही आधार रहा होगा कहीं ना कहीं। वो उसकी शिक्षा में या उसके वातावरण में इस टाइप की चीजें आई होंगी, जिसके कारण उसका थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल गया, उसका सोच का नजरिया बदल गया। गलत नहीं है, उसमें क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में या दृष्टिकोण में कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया जिसके कारण ये थोड़ा सा लक्ष्य बदल गया है, या हमारा टारगेट जो था, हमें सुख की तरफ जाना था, हम कहीं ना कहीं सुखी हो ही नहीं पा रहे। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या शिक्षा एक सभ्य, समझदार, ईमानदार, विश्वास पात्र नागरिक बना पा रही है? यह प्रश्न हमें करना है। हाँ, कुछ परसेंटेज हमें दिखते हैं आज की तारीख में जो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसमें इन चीजों की कमी है। उसी कारण तो हमारा भय है। जो अगला क्वेश्चन है, क्या शिक्षा मनुष्य को भय और चिंता से मुक्त कर पा रही है? हमारा जो समाज में भय है, चिंता है, वो क्यों है? कारण ये है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। आज हमारा बच्चा कोई बाहर जा रहा है तो हमें उसको पूछना पड़ता है पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हम उस रोल में नहीं चल रहे कि रास्ते में जितने भी मनुष्य मिलेंगे सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब एक दूसरे का साथ देंगे, कोई दिक्कत होगी तो कोई भी देख लेगा। हम ऐसा नहीं सोच पा रहे। हम कहीं ना कहीं भय में हैं, चिंता में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें सोचना है, क्योंकि हम सब इस भविष्य को निर्माण करने के सहायक हैं। माता पिता और शिक्षक, खासतौर से एक पूरी ऐसी टीम है। आज हमारी मीटिंग टीचर्स के साथ है विशेष, और आने वाले दिनों में हम पेरेंट्स के साथ भी सेम मीटिंग करेंगे, क्योंकि यही एक दो जन है जो इसकी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब इसके आगे जो लाइन पड़ी है उसको ध्यान दीजिए कि धरती पर मानव का मानवता के आधार पर रिजल्ट क्या है। धरती पर मानव का मानवता के आधार पर रिजल्ट क्या है? हम सब टीचर हैं, हमें मार्किंग देनी चाहिए कि 100 में से कितने नंबर दें हम। एक मानव को मानवता के आधार पर 100 में से कितने नंबर दें? तो वाकई हमें जो भी रिजल्ट निकले हमारे अनुभव के आधार पे, हमारी सोच के आधार पे, हमारे विचारों के आधार पे, तो क्या लगता है, एनओसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कि हमें मानव से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कि उसमें बदलाव की जरूरत है, ऑब्जेक्शन है तो बदलाव की जरूरत है। तो हम जैसा कभी कभी होता है ना, बच्चों को भी बताते हैं कि बच्चा ये रास्ता सही नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। यानी हम उसके उस रास्ते को एनओसी नहीं दे रहे, हमें उसमें ऑब्जेक्शन है। हमें उसमें ऑब्जेक्शन है, तभी उसको हम बोलते हैं कि इसमें हमें बदलाव की जरूरत है। अब इसका समाधान, ये समस्या तो बनती है इन चीजों से, समस्या तो हमें दिख ही रही है, जो हमने कई समस्याओं का वर्णन किया, समस्या तो हमें दिख रही है। लेकिन समाधान क्या है? समाधान तो सबसे पहले है कि हमारे अंदर जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये व्यवस्था क्यों ऐसी हो रही है, उसको सुधारने का कारण क्या है, अभी ऐसा क्या जानना बाकी है, अभी ऐसा क्या जानना बाकी है जिससे वो समाधान निकल सकता है। यानी ऐसी कौन सी समझ मेरे पास आ जाए जिससे मैं उस बदलाव के लिए अपनी एक बूंद दे सकूं, अपना एक कदम दे सकूं। आज की मीटिंग का उद्देश्य ही यही है कि हम उस भविष्य की रचना के लिए क्या करें, उस भविष्य के लिए हम क्या योगदान दें, भले वो छोटा सा योगदान क्यों ना हो, हमारा योगदान कैसे हो। तो स्वयं और जीवन को जीने के नियम जानने की हमारी जिज्ञासा ये जाननी चाहिए कि मैं स्वयं को जानूं, मैं कौन हूं, और मैं जो जीवन जी रहा हूं उसके जीवन जीने के नियम क्या हैं। क्योंकि अभी तक जिन नियमों को हमने जाना है उससे जो डायरेक्शन मिला, जो आज अवस्था बनी मनुष्य की, मनुष्य की बात हो रही है, मनुष्य की जो आज अवस्था बनी कि उसी नेचर में उसको सुख नहीं मिल रहा। उसको कहीं ना कहीं भय है, चिंता है, कहीं वातावरण की गड़बड़ है, कहीं व्यवहार की गड़बड़ है, कहीं संबंधों के टूटन है, कभी देश की लड़ाई है। क्या स्थिति है? तो ये हमारी जवाबदारी बनती है। अब इसको एक थोड़ा डिजाइन रूप में समझते हैं, कभी कभी पिक्चर रूप में हमें ज्यादा चीजें समझ में आती है कि 3 से 5 साल का बच्चा इंटर करता है, ये जो पूरा ब्लॉक बीच में आपको दिख रहा है, ये है उसका एजुकेशन लाइन। यानी वो जब शिक्षा और सॉफ्टवेयर पे बनने के काम में है, ये 20 साल है, ये बीच का जो ब्लॉक है पूरा 20 साल है। यहाँ 4 साल का बच्चा इंटर किया है और वहां से आउट कहाँ हुआ है, 22 से 24 साल का बच्चा। ये बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसको जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसको एक सामाजिक वातावरण मिलता है और एक पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक अभी तो माता पिता के बीच में था ना, माता पिता फिर भाई बहन सब आ जाते हैं। तो वो वातावरण है, कहीं सुखद भी है, कहीं दुखद भी है, कहीं मित्रता है, कहीं मनमुटाव है। बहुत सारे वातावरण हमने देखे अलग अलग परिवारों में। लेकिन ये जो बच्चा उसको क्रॉस कर रहा है ना, ये उसका जो दृष्टिकोण है ना वो बदल रहा है, उसको बनने को नहीं दे रहा है। उसको जो सही दिशा थी ना, जो नेचर में, कुदरत के आधार में उसको जो सही दिशा में जाना था वो नहीं मिला, क्योंकि एक वातावरण उसे दिख रहा है सामने।
आज ऑक्सीजन में हम पिछले कई करोड़ों सालों से हैं, ऑक्सीजन के बीच में आज भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कम ज्यादा हो गई, लेकिन अपने व्यवस्था कर लेते हैं कि हमारी आदत हो जाती है। लेकिन जो हमारे दिमाग का जो सोच का दृष्टिकोण बन रहा है, उस वो जो एक्शन ले रहा है, वो शरीर के माध्यम से जो एक्शन ले रहा है, वहां की गड़बड़ हो जाती है। तो ये वातावरण हमें आगे बढ़ाता है, और उस बीच में स्कूल की लाइफ हमें चल रही है। अब ये सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, ये ब्लू एरो दिख रहे हैं ना, हमें नीचे की तरफ लाते हैं, हमारी सोच को नीचे की दिशा में लाते हैं। अब ये आप देखेंगे नीचे माता पिता की लाइन है, जो कि उसके पैदा होने से लेकर आगे तक है, कंटिन्यू है। एक शिक्षक की लाइन है जो उसके 20 साल के लिए ऊपर चल रही है उसके, कि यानी 4 साल का बच्चा शिक्षक शिक्षक के अंडर में आता है, और लगभग 24 साल का बच्चा शिक्षक के अंडर से बाहर जाता है। तो इस अवस्था से वो, अगर एंटीवायरस सही तरीके से पहुंचा, तो ये ब्लू लाइनें हैं, वो ब्लू लाइनें काम नहीं करेंगी, उसके उस दृष्टिकोण को नीचे नहीं जाने देंगी। और शिक्षक और माता पिता अगर अपना रोल बिल्कुल सही से करते हैं, तो ये बच्चा 22 से 24 साल की दिशा में निकल कर आगे बढ़ जाएगा अपने भविष्य के लिए। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, एंटीवायरस प्रॉपर नहीं मिला, तो फिर जब ये बाहर निकलेगा, तो उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क जो लिखा है उसके मन में नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा गया है कि वो बच्चा 24 साल में निकल के क्या सोच रहा होगा, उसका दृष्टिकोण क्या बना होगा, उसके लिए लक्ष्य क्या होगा, उसके लिए टारगेट क्या होगा, कि मैं जो मनुष्य बन के आज समाज में खड़ा हूँ कुछ करने के लिए, तो मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। आज इसी विषय पे आज हम श्रीमान जी से सुनेंगे इस विषय को, और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विषय है शिक्षक का। मैं अब ये स्क्रीन हटाऊंगा, इसके बाद श्रीमान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करें। जी सर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चिंतन सत्र में, ये वर्कशॉप में भविष्य की तैयारी। मुझे तो ये विषय बहुत सुंदर लग रहा है कि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, और किसी साधारण इंसान से कहेंगे भविष्य की तैयारी के पे आज हम चर्चा की, जब बात कर रहे थे, तो भविष्य इंसान अपना ही देखता है, और अपना भी वैसा ही देखता है जैसा उसने समझा होता है। जिस इंसान ने शिक्षा के माध्यम से, माता पिता से, शिक्षकों से, जब उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा था, सिर्फ यही देखा हो कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर के सुख ही सब कुछ हैं, तो उसकी कहाँ गलती है, वो इसी विषय में ही विचार कर सकता है। उसके लिए इससे आगे सोचना, या दूसरों के लिए सोचना, या मानवता के लिए सोचना, ये कठिन हो जाएगा। तो बड़े मुबारक हैं वो आत्मा, बड़े श्रेष्ठ हैं आत्मा, जो विश्व के भले के लिए, विश्व के भविष्य के लिए सोचने के लिए एक मंच पर एकत्र हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। एक टीम के रूप में इस चिंतन को और आगे बढ़ाएंगे, बार बार मिलेंगे, बात करेंगे, और कुछ ना कुछ हम अच्छे कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर, और एक इफेक्टिव प्लान पर आ पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा खुद का भी अनुभव 3 दशक से अधिक हो गया है शिक्षा में, और अगर शिक्षार्थी के रूप में लगाएं, विद्यार्थी के रूप में लगाएं, तो वो तो फिर और भी अधिक हो जाता है। 5 दशक का हो जाता है, टोटल मिला लिया जाए तो 5 से भी अधिक हो गया अब तो। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने विचार, अपने भाव आपके प्रति रखूं, आपके सामने रखूं। बच्चे हमारा भविष्य हैं, विद्यार्थी हमारा भविष्य है, युवा शक्ति हमारा भविष्य है। वो हमारा भविष्य भी है, देश का भविष्य भी है, पूरी मानवता का भविष्य भी है। एक बात शिक्षक के रूप में, समाज सेवक के रूप में हमें जाननी चाहिए, माता पिता के रूप में भी जाननी चाहिए, कि हर बच्चा विशेष है। किसी बच्चे को भी इंफीरियर समझना, या उसे कमजोर मानना, या उसको हतोत्साहित करना, ये रोकना चाहिए पहले तो सबको। उसका भविष्य कैसे संवार पाएंगे कि ये तो बोलता नहीं है जी, ये तो चुप रहता है, ये तो पढ़ाई में कमजोर है, इसका तो इंटरेस्ट नहीं है। ये ढूंढने की बजाय कि उसका काहे में इंटरेस्ट है, हम ये ढूंढ देते हैं काहे में इंटरेस्ट नहीं है, तो नेगेटिविटी घेर लेती है। इसलिए हम सबको बहुत पॉजिटिव होकर स्टार्ट करने की जरूरत है, कि हर एक का भविष्य उज्जवल है, हर एक बच्चे का उज्जवल है। अगर हमने ये देख लिया कि उसके अंदर गुण कौन से हैं, हम नहीं दिए हैं एज ए माता पिता, और एज ए शिक्षक हम नहीं तराशा है उसको, तो हम उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? उसकी क्या गलती है उसके अंदर?
और वातावरण ने उसको ऐसा बनाया है, वातावरण इसको ठीक कर सकता है। इसलिए गुणों पर फोकस करना है, उसके गुण कौन से हैं, उन गुणों को उजागर करेंगे, उस पे एम्फोसिस देंगे, उसके सामने उसकी तारीफ करेंगे, पीछे भी तारीफ करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे गुणों की। तो अवगुण अपने आप कम होते जाएंगे। अवगुण किस में नहीं होते? माता पिता में नहीं होते, शिक्षक में नहीं होते, मेरे में नहीं है, आप में नहीं है, सब में है। तो अवगुण और गुण सब में होते हैं। हमारा फोकस गुणों पे रहना चाहिए और ढूंढना ये है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कहाँ है, उसे खुशी किस बात में मिलती है, उसको प्लेजर किस में मिलता है, उसमें बेस्ट दे पाएगा। हो क्या रहा है वर्तमान एजुकेशन में, हम उसको एक रटी रटाई चीज दे रहे हैं कि उसमें उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हुआ तो ये बेकार है, अगर ये साइंस में नहीं चला तो बेकार है। तो शिक्षक के तौर पर हमने कईयों देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा कई बार बच्चों पे अन्याय करते हैं कि किसी चीज के साथ जबरदस्ती करके। और सबसे बड़े अन्याय तब होता है जब बच्चे से पूछते हैं तेरे मार्क्स कितने आए। और एक अन्याय और होता है कि जब वो सेकंड भी आ जाए क्लास में या थर्ड आ जाए तो कहते तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। भाई ये बात याद रखने वाली है कि जो पूछ रहा है पहले वो फर्स्ट आया था। अगर आया था तो क्लास में कितने फर्स्ट आए थे? 40 या 50 क्लास में एक ही तो आया होगा। इसका मतलब क्लास में फर्स्ट तो एक ही आ सकता है। तो 50 में एक फर्स्ट आ गया तो क्या 49 बेकार है क्या? वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सोच क्यों डालनी बच्चे के अंदर कि उसको लगे अच्छा फर्स्ट आना है तो यही टारगेट है, तभी मेरे माँ बाप खुश होंगे, तभी मेरा शिक्षक खुश होगा। तो एक ऐसा प्रश्न है। और फिर कंपैरिजन, वो फलां का, तेरे चाचे के लड़के को देख, तेरे बुआ के लड़के को देख, तेरे मामा का बेटा है देख, वो फर्स्ट आता है, हमेशा फर्स्ट आता है, तू नहीं आ सकता क्या? कंपैरिजन। वी कैनॉट कंपेयर एनीवन विद एनीवन। हम किसी से किसी को कंपेयर कर ही सकते क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा विशेष है, उसकी अपनी योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता। तो इसलिए उसका ढूंढना यह है, माता पिता और शिक्षक का फर्ज है कि ढूंढे कि उसके अंदर लगन किस चीज की है, वो बनना क्या चाहता है, बन क्या सकता है, उसकी योग्यता किधर बढ़ सकती है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि हर चीज का पैरामीटर जो है समय के साथ, ये जो परिवर्तन आया पिछले 50 साल में, 100 साल में या 200 साल में, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता गया लगातार। ये कि हर चीज को हम पैसे की टर्म में तोल रहे हैं। अगर आप आईआईटी में जाएं या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, हायर एजुकेशन में, तो व्यक्ति ये नहीं पूछता कि वहां का वातावरण कैसा है वो इंस्टीट्यूट का। वो कंपैरिजन जब करता है पूछता है कि उस कॉलेज में पैकेज ज्यादा है, पैसे ज्यादा मिलेंगे, कितना पैकेज मिलेगा। वो ब्रांच भी नहीं पूछता कि ब्रांच में बच्चे का इंटरेस्ट किस में आ सकता है, बच्चा कहाँ ज्यादा सीख सकता है, कहाँ बेस्ट दे सकता है कि नहीं। वो ब्रांच बताइए जिसमें पैकेज ज्यादा मिलेगा। तो हर चीज को जो पैसे से तोलते जाएंगे तो बच्चे का जो सॉफ्टवेयर है उसी को पकड़ लेगा कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे compete करना है, मुझे दूसरे को अगर धोखा भी देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, ताकि वो सेकंड रह जाए, क्योंकि मुझे फर्स्ट आना है, मैं किसी तरह भी आऊंगा फर्स्ट फर्स्ट। वो सही तरीके से भी आने की कोशिश कर सकता है लेकिन गलत तरीके से आने की कोशिश भी कर सकता है, उसका टारगेट फर्स्ट आना है। और फिर कंपटीशन में जो उसको क्रॉस करना है, तो सारी कंपटीशन की लड़ाई लड़ते 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 उसके अंदर इतना वो भर जाता है कि अगर मैं कंपीट ना किया तो मैं फेलियर हूं। एक बच्चे ने यहां तक कह दिया पिता को कि अगर मैं ये एग्जाम पास नहीं कर पाया तो मेरे जीने का फायदा क्या है। सच ए डिप्रेसिंग स्टेटमेंट। कोई पर्टिकुलर एग्जाम या पर्टिकुलर मार्क्स लाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कितना अधूरापन है ये पर्सपेक्टिव एज ए टीचर, एज ए शिक्षा, एज ए शिक्षक, एज ए माता पिता हम दे रहे हैं बच्चे को, इतना नैरो डाउन कर दिया है। इसलिए बच्चा शुरू से फर्स्ट आने के चक्कर में, पैकेज के चक्कर में सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होता जाता है। 20 साल की पढ़ाई के बाद अक्सर आप पाएंगे बच्चा अपनी जॉब के लिए फिक्र करता है, अपने पैकेज की फिक्र करता है, अपने प्रमोशन की फिक्र करता है। और वो सामाजिक सरोकार से, अक्सर बहुत रेयर होगा जो सामाजिक सरोकार से जुड़ता है, वो अपने से जुड़ जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। और कमाल की बात है कि ऐसा होके वो अक्सर खुश भी नहीं होता है। इसलिए बच्चों के चेहरे पे स्माइल नहीं मिलेगी आपको। आप, मैं तो क्लास में जाता हूं, देखता हूं बच्चों को, और अच्छे से संस्थानों में जाके देखा है, हमारे आईआईटी में देखा है कि बच्चों के चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल नहीं है, खुशी नहीं है। क्योंकि शायद वो जो जिस पर्पस के लिए उनको कुदरत ने घड़ा है, बनाया है, वो उस पर्पस को नहीं ढूंढ पाए, कुछ और करना उनको पड़ रहा है। और क्योंकि उसमें पैकेज ज्यादा है, पैसे की उम्मीद ज्यादा है, और पैसे से सामान ज्यादा आएंगे, इस भ्रम में वो उस रेस में भागता चला जा रहा है। क्या ही अच्छा होता कि बच्चे को शुरू से अभ्यास ये डालते
कि बच्चे कितने नंबर आए हैं, बहुत अच्छा, शाबाश, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, आप और अच्छा करने की कोशिश करना। अच्छा करने को, बेहतर करने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये पूछना जरूरी है, नकल तो नहीं मारी, किसी को चीट तो नहीं किया। और ये भी पूछना जरूरी है घर आने पे बाद, मार्क्स से पहले पूछने वाला है कि आज किस बच्चे को हंसाया, किसको खुशी बांटी, किसके लिए हेल्पफुल हुए, क्या आपने अच्छा सोचा, क्या गमलों को आज पानी दिया घर में, क्या किसी पशु के लिए कुछ आपने कोई रोटी का टुकड़ा डाला, किसी चिड़िया को, किसी जानवर को कुछ खिलाया आपने। मतलब किसी के काम आने का भाव के क्वेश्चंस होने चाहिए। आज बाबा जी को कुछ पानी पिलाया, बाबा जी की कुशल क्षेम पूछी, घर में जो बड़े हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनसे कोई बात की, क्या उनका इंटरेक्शन हुआ सोसाइटी से, परिवार से, किस तरह वो काम आए, उसमें उनको क्लैपिंग मिलेगी। तो वो उनका फोकस फिर सेल्फ सेंटर्ड ना होकर उनका आउटलुक चेंज होगा, नजरिया बदलेगा। जब नजरिया बदलने में पेरेंट्स और शिक्षक हेल्प करेंगे, उनका मकसद होना चाहिए खुश रह पाना। बड़ी अच्छी लाइन मैंने एक पढ़ी थी, मैं कई बार शेयर किया करता हूं। उर्दू का शब्द है मैसर, अवेलेबल, उपलब्ध। मैसर हो सब सामा, मैसर हो सब सामा, खुश रहने के, खुश रहना भी आए जरूरी तो नहीं। तो जरूरी नहीं कि सारे सामान इकट्ठे हो जाएंगे खुश रहने के तो बच्चा खुश ही रह पाएगा। उसको खुश रहने की टेक्निक भी आनी चाहिए, तरीका भी आना चाहिए, और खुश भावों से रखा जा सकता है इंसान को। वो स्वयं को खुश रख पाएगा अच्छे भावों से। जब कृतज्ञता नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, संतोष का भाव नहीं है, तो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, बच्चा खुश नहीं रह सकता। और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर ही आप खुश रह सकते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस शुरू से डाली कि दूसरों को मुस्कुराहट लानी है, दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के काम आना है, तो इसका टारगेट ही नहीं बना, टारगेट ही सेल्फिश हो गया। तो इसलिए दूसरों के लिए सोचने वाले, समाज का हित चाहने वाले, किसी का नुकसान ना करने वाले, किसी को कष्ट ना देने वाले, बदले के भाव से मुक्त इंसान कहां से आएंगे। और उसी से परिवार बनता है, उसी से हमारा कॉलोनी बनती है, गांव या मोहल्ला बनता है, उससे शहर बनता है, और शहरों से फिर हमारे जिले बनते हैं बड़े, फिर हमारी स्टेट बनती है, फिर देश बनते हैं, और फिर विश्व बनता है। तो व्यक्ति की शुरुआत तो इंडिविजुअल से ही है ना। मानवता की शुरुआत का केंद्र बिंदु मैं स्वयं हूं। तो जब मेरा विजन नहीं है, मैं इस पे विचार कर रहा था, बहुत लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं कि मैं बच्चों के बीच में बहुत काम करता हूँ, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बेटर लाइफ की स्थापना की है, और उसके माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये चिंतन भी उसी का हिस्सा है। ये सब कुछ मैं विचार कर रहा था कि मैं कैसे कर पाया। इसमें फिर वही दो चीजों का योगदान है। मैं बड़ा कृतज्ञ महसूस कर रहा था। एक, माता पिता ऐसे वातावरण में जुड़े हुए थे, ऐसी शिक्षा जुड़े हुए थे, उन्होंने ऐसा माहौल दिया। और दूसरा, शिक्षक। मुझे जो शिक्षक मिले, लगभग सभी के सभी ने, जिन्होंने मुझे अलग से पढ़ाया, घर बुला के पढ़ाया, ट्यूशन दी, कोई पैसा नहीं लिया। मनी इन्वॉल्वमेंट नॉट देयर। मेरी ग्रोथ इन्वॉल्व थी, मेरा विकास इन्वॉल्व था, प्यार था, स्नेह था। और कईयों ने घर से मुझे दूध या कोई खाना या कोई चीज खाने को भी दी प्यार से, अपने बच्चे की तरह। तो वो जो सॉफ्टवेयर बना मेरा, घर से भी और शिक्षकों से भी, उसमें सेवा, किसी के काम आना, खुश रह पाना, किसी को खुशी दे पाना, ये टारगेट बनता चला गया। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं अपना ही देख लूं। तो मेरा मन ये करता है कि अगर ऐसा ही माहौल हो, जिसमें शिक्षा भी ऐसी हो, जिसमें इनबिल्ट हो चीजें, वैल्यूज, इंसानियत इंसान के साथ जुड़ जाए। इंसान में कमी इंसानियत की होती है, उसकी कीमत उसी को लेकर होती है। भौतिक पदार्थ कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, इंसान में इंसानियत नहीं है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे बैंक में कितना, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। मेरे पास कितने शर्ट हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर कृतज्ञता नहीं है तो बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे में ईमानदारी नहीं तो बहुत फर्क पड़ेगा। संतोष नहीं तो बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे अंदर बदले का भाव तो बहुत फर्क डाल दूंगा मैं। तो मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव भाव बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, इसके मुकाबले में कि फिजिकली चीजें मेरे पास कितनी है। इसलिए फोकस मेरा भी एज ए माता पिता बच्चों को यही संस्कारित करने का बनना चाहिए कि जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। और एज ए शिक्षक भी, और शिक्षा ने इसको इनबिल्ट कर ले तो और भी अच्छी बात है। तो शिक्षा में जो भी चल रहा है तो ठीक है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज ए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में,
हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना है। हम समाज सेवा के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, हम सोसाइटी में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी बूंद भी अगर डाल देते हैं तो दूध को फाड़ देती है। एक छोटे सा खट्टे की बूंद दूध को जमा देती है। एक अच्छा थॉट, एक अच्छा एक्शन किसी की जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला सकता है। अगर हम सही सोच को समझकर, इस पे चिंतन करके, इस पे बुक्स डिजाइन कर लें, लिटरेचर है, कुछ बन चुका है, कुछ और बन सकता है, और हम टीम के रूप में काम करें, तो हम भविष्य की बहुत अच्छी तैयारी मानवता की कर सकते हैं। और अपनी बारी में, ये रिले रेस है, रिले रेस में इंडिविजुअल नहीं भागता, टीम का काम होता है कि एक ने कुछ अच्छा किया, दूसरे ने और अच्छा किया, तीसरे ने अच्छा किया। डंडा जो होता है, रॉड, वो एक दूसरे को पकड़ाता है, भागता है, फिर आगे भागता है, फिर आगे भागता है, ऐसे वो रेस पूरी होती है। इसी प्रकार मानवता में जो कुछ अच्छा हो गुजरा है, अच्छे जीवन हुए हैं, महान जीवन हुए हैं, उनके जीवन की अच्छी घटनाएं हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छा रोल प्ले किया है, हम सब मिलकर उसको एक रिले रेस के रूप में, उस डंडे को, उसको कैरी ऑन करना है। शिक्षा को सही दिशा देते हुए मानवता को एक अच्छी दिशा देनी है, ताकि आने वाली मानवता, आने वाला समय, जो भविष्य में लोग आएंगे, वो ये देख पाए कि हम लोगों ने मिलकर अपना रोल कितना सही निभाया। कौन क्या कर रहा है, ये उसको देखना है। हम सबका जिम्मेवारी नहीं ले सकते। हमें सिर्फ एक की जिम्मेवारी लेनी है, वो खुद की, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस दिशा में कैसे योगदान दे सकता हूं। और जिसके पास जो होता है वही बांटता है। अगर मैं संतुष्ट हूं तो संतुष्टि बांटूंगा, अगर मैं ईमानदार हूं तो ईमानदारी बांटूंगा, अगर मैं श्रद्धावान हूं, सम्मान के भाव से भरा हूं, तो दूसरे में सम्मान पैदा कर सकता हूं। अगर मैं शुक्रगुजार हूं, कृतज्ञ, तो कृतज्ञता पैदा कर सकता हूं। अगर मूल्यों की परख जानता हूं, मूल्यों की इज्जत करता हूं, इंसानियत की इज्जत करता हूं, तो दूसरे के अंदर इंसानियत पैदा की जा सकती है, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक दिशा दी जा सकती है। तो हम सबको मिलकर यही दिशा देनी है, एक टीम के रूप में, ताकि जब वो 20 साल में प्लानिंग के साथ बच्चा बाहर निकले, तो माता पिता की इनपुट और टीचर्स की इनपुट, दोनों तरफ से इनपुट ऐसी हो कि उसके सॉफ्टवेयर में पॉजिटिविटी हो, वो खुशी बांटने के लिए निकले, वो खुश रहने के लिए निकले, ना कि चीजों को एक के लिए, पोजेशन के लिए, उसके अहम को बढ़ाने के लिए। कि जितनी ब्लेसिंग्स लाइफ में मिलती हैं, जितनी चीजें मिलती हैं, चाहे फिजिकल चीजें क्यों ना हो, या वो अहंकार बढ़ाती है या सेवा का भाव बढ़ाती हैं। अब सॉफ्टवेयर में अगर उसको अहम बढ़ाने की ट्रेनिंग होगी, सेल्फिश होने की ट्रेनिंग होगी, तो वैसी खुराक लेगा। अगर सॉफ्टवेयर में, उस ड्यूरेशन में ऐसी शिक्षा, ऐसी प्लानिंग, ऐसी वैल्यूज इंस्टिल की जाए, उसके अंदर डाल दी जाए कि वो खुशी बांटने के लिए निकले, दुनिया की समस्याएं कम करने के लिए निकले, तो ये संभव है कि एक वो अच्छे बेहतर इंसान के रूप में सामने आ सके। इसमें हम अपने जीवनों को बेहतर भी कर पाएंगे, हमें खुशी होगी कि हम किसी जीवन में कुछ बेहतरी ला पाए। इसको अनुभव के आधार पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि बहुत फर्क एक एक बच्चे के अंदर पड़ता है, और हम डाल सकते हैं। लगातार एक प्लानिंग के साथ इस दिशा में काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि हम सब मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकें, एक दृष्टिकोण अपना सही रखते हुए, मानवता के अंदर, खासतौर युवा पीढ़ी के अंदर, एक शिक्षक रूप में और फिर एक माता पिता के रूप में, दोनों ढंग से हम एक सही दृष्टिकोण बच्चे को दे सकें। पैसा जिंदगी में, याद रखिए, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। जब सब कुछ इंसान को मान लेता है, उसको नंबर वन प्रायोरिटी पे ले आता है, तो ही सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, विश्व की समस्याओं की। आज जड़ यही है कि नंबर वन पर प्रायोरिटी पे बहुत लोग उस पे को ले आए हैं। कुछ लोग बचे हैं जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, वो समझ के साथ इस दृष्टिकोण को बेहतर करें। इंसानियत, उच्च मूल्य, उच्च जीवन, हायर वैल्यूज, जो उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान का मोटो है, वैल्यूज के ऊपर, वो सबसे कीमती चीज है। भाव सबसे कीमती है, सोच सबसे ज्यादा कीमती है, इंसानियत सबसे पहले है, बाकी से सब बाद में है। ऐसा हम मिलकर अपने अंदर और दूसरों के अंदर एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं, मिलकर प्लानिंग करके और इसको इंप्लीमेंट करके। आप सबका शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस कार्य में हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। थैंक यू, थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अभी हमने श्रीमान जी को सुना और बहुत कुछ चीजों को गहराई से जाना। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जन शेयर करे कि हमें क्या चीज पकड़ में आई अभी तक के प्रोग्राम में, और इसमें किस चीज की स्पष्टता आई कि हाँ, इस दिशा में काम करने से जो भविष्य की बात है उसमें हम कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। क्या चीज ऐसा मुख्य पकड़ में आया? इसमें विशेष टीचर्स जो हैं
अभी इस समय जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई शेयर करना चाहे तो अपना हैंड राइज करें, तो उनका माइक अनम्यूट किया जाएगा। हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ, मैं यशपाल गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं जी ऋषिकेश में रहता हूँ, और जो मेरी सर्विस जो है यहाँ जोशीमठ में है, हाइड्रो प्रोजेक्ट में। जी जी मेन चीज है कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज है भगवान की तरफ से सबसे ज्यादा दिए गए। जी मगर क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम अपनी मृत तृष्णा में, अपने स्वार्थ में और अपनी लापरवाही की वजह से जो रिसोर्सेज है हम उनको वेस्टेज करते हैं। जी जैसे चाइना जो है, चाइना का जो एरिया है वो हमारे से 3 गुना है, मगर जी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमसे कम है। ऐसे ही क्या है कि हमारे देश में जो है, जैसे क्या है, जापानियों के साथ मैंने काम किया। उनमें क्या है कि वो इंटेली वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मगर वो फिर भी हमसे बहुत आगे हैं। मेन चीज है कि उनके अंदर एक पंक्चुअलिटी है, हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी नहीं है। पंक्चुअलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज होते रहते हैं। जी दूसरी बात है कि ईमानदारी है उनके अंदर। तीसरी चीज है उनके पास देशभक्ति है। चौथी चीज क्या है कि वो जो है किसी तरह की गलत काम, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और टाइम के पंक्चुअल हैं, और किसी काम में वो शर्म नहीं समझते। हमारे यानी यहाँ श्रीमान जी सभी। जो, जी हमारी जो बात चल रही थी कि हमारा सॉफ्टवेयर, ये जितनी भी चीजें आपने बोली ये सॉफ्टवेयर वाली है। हाँ। हाँ, ये तो सॉफ्टवेयर वाली है, यानी मनुष्य के सॉफ्टवेयर में ही काम करना है जो माता पिता और अध्यापक के रूप में किया जा सकता है। हाँ, अब जैसे क्या है कि जैसे वहां पर हम गणेश उद्यान करके एक बहुत बड़ा पार्क है, तो वहां पर बेंच जो लगी है, बेंच के बगल में ही डस्टबिन है। लोग डस्टबिन में बगल में ना डाल के और नीचे की तरफ कूड़ा फेंकते हैं। तो जो जी आदमी खुद इतना काम नहीं कर सकता कि डस्टबिन में कूड़ा डाल दे, वो कहता है कि फलाना मंत्री ऐसा है, फलाना संतरी ऐसा है, वो कॉलेज ये है और जी फलाना ये जी है। जी जी वो हर आदमी पे दोष वो इतना नवाब है कि बगल में जो डस्टबिन रखा है वो डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाल सकता। जी 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 जी। और वो दुनिया से उम्मीद करता है कि ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। हाँ, है ना? ठीक है शिवानी, धन्यवाद आपका। हम थोड़ा सा ही टाइम ले रहे हैं क्योंकि और जन कोई शेयर करना जी चाहे जी तो जी। हमें 12 बजे पूर्ण भी करना है। तो ठीक है। आपका जो मेन है कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है उसके सामने ये गतिविधियां हमें दिख रही हैं, जो हम विकास की जगह विनाश की दिशा में जा रहे हैं, उसका कारण ही यही है जो आपके माध्यम से निकल के आया है कि हमारा सॉफ्टवेयर सुधारा जा सकता है, इसमें ही कुछ फॉल्ट हो गया है। बाकी इंसान हम्म। तो जापान में भी वही है, यहाँ भी वही है। हम्म। धन्यवाद। जी, अब कौन बोलना चाहेंगे? हाँ जी, सुदेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी शुभ जी। इसमें हमें ये बताया गया कि जैसे पेरेंट्स, छोटा बच्चा होता है तो हम छोटे बच्चे को अम, अपना जो ग्रोथ देते हैं, जो उसको जानकारी या नॉलेज देते हैं कि पढ़ना है, मार्क्स ज्यादा लाने हैं। शायद मेरे से भी ऐसा हुआ। तो मार्क्स ज्यादा लाने हैं, उस बच्चे से ज्यादा होशियार बनना है तुझे, इस लाइन में जाना है। तो उसको मोटिवेट ना करके कि भी उसकी इच्छा क्या है, या उसकी वही जो श्रीमान जी ने बताया कि उसके गुण देखने हैं, उसको गुणों की ओर ले जाना है, सकारात्मकता की ओर ले जाना है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि यही जो कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं है, तो हम रोज पढ़ते हैं पेपर्स में कि जी। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हम्म। तो बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम पेरेंट्स हैं वो भी शायद ना नॉलेज रखते हुए बच्चों को गलत गाइड करते हैं। और जो टीचर हैं, और टीचर भी बच्चों को कहते हैं इतने मार्क्स लाने हैं तुम्हें। जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको बोलते हैं कि तू पढ़ाई में वीक है। अभी हाल ही में मैंने परसों पेपर में पढ़ा कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स के सामने कहा गया वीक है, तो उस बच्चे ने घर आके सुसाइड कर लिया। 13 साल की बेटी थी वो। तो जी जी इससे बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आती है, और बच्चा फिर वो थोड़ा सा विरोधी भाव रखने लग जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है।
तो इस वजह से हमें बच्चों को अपनों को अच्छे से संस्कार देने हैं, उसको बच्चों को ये बताना है कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव है, तुम फूलों को, पौधों को पानी दो या किसी की मदद करो, हेल्प करो, ईमानदारी से जियो। तो ये संस्कार हमें पेरेंट्स एज़ ए पेरेंट्स को देने चाहिए। और जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको भी बच्चों को अच्छे से गाइड करना चाहिए, ना कि जी पढ़ाई जी की ओर ही उनका ज़्यादा देना चाहिए ध्यान। ठीक है, धन्यवाद जी जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपसे भी यही निकल के आता है कि जो टीचर्स हैं और जो माता पिता हैं, इनको वो बेसिक चीज जो आज की तारीख में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो बेसिक संस्कार हैं जिसमें हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें, हम नेचर का ख्याल रख सकें, हम चारों जगतों का ख्याल रख सकें। अपना लक्ष्य हमारा जो बना हुआ है वो तो ठीक है, जो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, थोड़ा बहुत धन कमाने के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, वो एक लक्ष्य सेपरेट है। लेकिन हमारा एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसमें हम विकास को सही भाषा में समझ सकें, एक इंसान को सही रूप से समझ सकें, इस दिशा में अगर हम जो एजुकेशन, जो शिक्षा हमारी चल रही है स्कूलों के माध्यम से चल रही है, और उसमें जो शिक्षक है उस विषय को उनके एज वाइज, क्लास वाइज, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से उसमें वो जागृत कर सकें, उनकी वो भावनाएं जागृत कर सकें कि मेरी माता का क्या उपकार है, मेरे वनस्पति का क्या उपकार है, मेरे भौतिक जगत का क्या उपकार है, मुझे व्यवहार कैसे करना है, मुझे बोलचाल कैसे रखनी है, हमें मित्रता का क्या महत्व है। इन सब बातों को अगर उनको क्लास वाइज थोड़ा थोड़ा दिया जाए और वैसा ही वातावरण उनके आसपास क्रिएट किया जाए, और यहाँ कहीं गलत वातावरण भी मिल रहा है तो उसको भी वो चुनाव कर सकें कि इसमें मेरे लिए बेस्ट क्या है, इससे मेरा बेहतर विकास क्या हो सकता है। अगर वो उसको, इस क्षमता को जगा सके टीचर, तो वाकई उसमें जो परिवर्तन आएगा, यानी आने वाले वक्त में जो भविष्य बनेगा, जो नया समाज बनेगा, वो अलग बनेगा। उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान बेटर लाइफ इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अलग अलग स्कूलों में जाके श्रीमान जी जाते हैं, आज पदमपुर में पावा जी हैं, लुधियाना में सुदेश बहन जी जिनको आपने अभी सुना, भोपाल में श्री जवाहरलाल जवाहर जी हैं, और मैं खुद भोपाल में अलग अलग जाता हूँ। रुड़की के आसपास में रेणु बहन जी और श्रीमान जी खुद स्वयं, नवनीत अरोड़ा जी, वो स्वयं स्कूलों में जाते रहते हैं। तो ऐसा प्रयास हमारा चल रहा है, लेकिन प्रयास को और रफ्तार से कैसे किया जाए? तो जब शिक्षक आपस में इस बात की गहराई को समझते हैं और इस बात की जरूरत को समझ के जब वो हमें सहयोग देते हैं, सहयोग से मतलब है कि वो क्लासेस को अपने ही सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा जोड़ के, उन भावों को समझकर जोड़ करके बताते हैं, तो वो विकास मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें हमारी डिजाइन बन रही है। इसमें हम आने वाले दिनों में ये भी प्लानिंग है कि हम हर क्लास की एक एक बुक बनाएं, जिसमें उन बातों को स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बताया जाए, उनको उस विषय को तक पहुंचाया जाए। तो ये हमारा प्रयास सफल हो सके, उसमें हम सब हिस्सा ले सकें, ये हमारी एक रिक्वेस्ट समझ लें, या यही एक हमारी जिम्मेदारी है, समाज में रहने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी जो किरदार हम निभा रहे हैं शिक्षक का और माता पिता का, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। तो जैसा कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये माई बेटर लाइफ, हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को माई बेटर लाइफ की डायरी बनवाते हैं कि बच्चा अपने को, जीवन को बेहतर करे, मतलब आज के से थोड़ा सा बेहतर बनना है उसको, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को जान के उसे अपनी माई बेटर लाइफ को बनाना है। उसमें कुछ पेजों पे काम होता है इसका। आने वाले दिनों में हम इसमें जूम मीटिंग में ही ट्रेनिंग भी देंगे, और उसमें के बाद बच्चे को मिलती है एक किताब, एक तोहफा आज का। इस पुस्तक में प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी ने इतनी सुंदर भाषा में, मित्रता की शैली में बच्चों से बातचीत की है कि उनमें खुद में ये गुण कैसे आए थे। जैसे उनमें आए वैसे हर बच्चे में वो गुण आ सकते हैं। हर बच्चे का व्यक्तित्व वैसा हो सकता है जो विशेष है, जो समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, जो अपने जीवन को तो सुखी करता ही करता है, लेकिन अपने साथ साथ समाज के बाकी परिवारों को, बाकी पूरे पूरे विश्व में वो बात फैलाई जा सकती है। हर बच्चे में वो ताकत है, लेकिन वो हर बच्चे में जो ताकत है वो उसके आएगी सॉफ्टवेयर के आधार पर। उसके जो वातावरण, जो शिक्षक उसके सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें एंटीवायरस डाल रहा है, उसके आधार पे ही उसका वो विकास होगा। ये यूट्यूब का चैनल है हमारा शुभो बेटर लाइफ, जिसकी ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है सामने ब्लू रंग की। ये 7 एपिसोड हैं, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के। ये हर शिक्षक को सुनने चाहिए। हर शिक्षक इसको सुन के जब प्रैक्टिकली बच्चों से वही चीज बताएगा, तो वो बच्चों में असर जाता है। हम वीडियो के माध्यम से भी चला सकते हैं स्कूलों में, लेकिन अगर शिक्षक उसको जानेगा, जब समझेगा, तो वो पहले खुद समझेगा कि हाँ वाकई बात सही बोली है, तो उसका बताने में
जो प्रभाव रहेगा वो डबल हो जाएगा। और एक इसके नेक्स्ट स्टेप में एक बुक अभी लॉन्च हुई है और स्कूलों में इसमें वर्कशॉप करनी शुरू की गई है, उसमें है मेरा लक्ष्य। बच्चे का जो लक्ष्य है, जो गोल है, आज की तारीख में बच्चों से पूछना होता है तो सिर्फ एक स्वार्थी लक्ष्य पैदा हो रहा है। बच्चा बड़े होके सेल्फिश हो रहा है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं अपनी ग्रोथ कैसे करूं। उसे नहीं दिखता कि उस ग्रोथ में किसी का नुकसान हो रहा है। उसे नहीं दिखता कि मैं ज्यादा पैसे की लालसा में कहीं ना कहीं चीजों में मिलावट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने व्यापार में बेईमानी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपना जो भी हमें फर्ज मिला है उसमें हम बेईमानी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा रह गया है। तो ये इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को हटाने के लिए बेटर लाइफ की क्लासेस जब स्कूलों में क्रमबद्ध आएगी, बच्चों के विकास में क्रमबद्ध मिलेगी, तो एक नई दिशा में बच्चा आगे बढ़ सकेगा। तो आज का समय भी पूर्ण हुआ है और इसके बाद ग्रुप में लगभग शाम तक आपको फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको ऑनलाइन आप भर सकते हैं। कोई दिक्कत हो उसके नीचे नंबर होगा, उनको कॉल करके अपना फीडबैक देख सकते हैं, उसे मैसेज डाल सकते हैं। आप कहाँ से हैं, आपका परिचय क्या है, आपका नाम, और क्या आप इस टीम में शामिल होना चाहेंगे, क्या आप अपने स्कूलों में या इस टाइप की क्लासेस में आप हिस्सेदारी देना चाहेंगे। तो हमारी टीम का आसपास कोई भी सदस्य होगा वो प्रैक्टिकल आपके स्कूल में आके प्रोग्राम कर सकता है, या फिर ऑनलाइन आप ट्रेनिंग लेके आप खुद स्वयं इस प्रकार के प्रोग्राम कर सकते हैं। और जब आने वाले दिनों में हमारी बुक्स निकलेंगी तो उसके लिए आपसे संपर्क किया ही जाएगा। आज बस इतना ही। और इसके बाद आने वाले दिनों में माता पिता के साथ भी ऐसी सेम डिजाइन में हम मीटिंग करेंगे, उसका भी लिंक आपको इसी ग्रुप में मिलने वाला है। और हमारे साथ बने रहिए, बने रहिए, क्योंकि ये भविष्य को बनाने की तैयारी उच्च जीवन ने कर ली है। और इसके निर्माण की तरफ हम पूरी ताकत के साथ आपस में मिल के आगे बढ़ेंगे। और आज की तारीख में तो हम विकास के इस दौर में है कि हम जूम के माध्यम से कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो इन जूम के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अपने मित्रों को भी जोड़ें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जब परिवार में आती हैं, हमारे स्वभाव में आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चों में आती हैं, हमारे बच्चों में आती हैं, तो वही तो निर्माण है। आज से 10 साल बाद कौन दिखने वाला है, बच्चे दिखने वाले हैं। हम तो विलुप्त हो जाएंगे, 20 साल बाद हम विलुप्त हो जाएंगे, 30 साल बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। नई पीढ़ी सदा आगे बढ़ती रहेगी, वही समाज का निर्माण है। तो आप सबका शुभ हो, आप सबका धन्यवाद। और फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि आपका जब भाव प्रकाश आता है, आपके जब विचार हमें मिलते हैं, तो हमारा प्रयास जो भी चल रहा है, जिस दिशा में भी चल रहा है, जिस भी अवस्था में चल रहा है, उसमें बल मिलता है और उस बल से हम और आगे बढ़ते हैं। आप सबका शुभ हो, धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।